हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15 अगस्त एंड 15 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश को 79 ईयर हो चुके हैं इंडिपेंडेंस हुए, और इस देश ने जो करके दिखाया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हमारा देश फ्रॉम बॉटम से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, और ये किसी कंट्री का प्रोग्रेस नहीं है, ये हमारे हर भारतीय सिटीजन का प्रोग्रेस है जो भी भारत में रह रहा है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपके कारण ही ये देश इतने आगे है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो आप सभी स्वतंत्रता दिवस को अच्छी तरह से एंजॉय करें, बट वीडियो देखने के बाद। चलते हैं, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन एसआईआर। देखो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अभी डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है, इवन पार्लियामेंट में कई सारी पार्टियों में डिस्कशन बन गया है, इवन डेडलॉक की कंडीशन भी क्रिएट हो गई है ऑन रिवीजन दैट पर्टिकुलर स्पेशल इंटेंसिव और द इलेक्टोरल रोल इन बिहार। अब क्या है, देखो बिहार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर एसएनपी रेटिंग अपग्रेड इंडियन आउटलुक। देखो एसएनपी रेटिंग ने अभी इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है फ्रॉम व्हाट, क्लियर, इससे बेनिफिट क्या होगा वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर सयाद्री अ वेरी लार्ज गैस कैरियर। देखो सयाद्री जो कि वेसल है, जो कि किस कंट्री ने बनाया है और क्या कैरी करेगा, इंडिया के लिए बेनिफिट क्या होगा, दूसरा कौन सा है वेसल, कब आएगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडियन ऑयल रिफाइनरी ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट। देखो इंडियन ऑयल रिफाइनरी जितनी भी है उन्होंने क्या बोला है ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट पर, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी नीडेड टू बी विकसित भारत बाय 2047। नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम से पूछा गया कि इंडिया को विकसित भारत बनने के लिए कितनी परसेंटेज जीडीपी चाहिए पर ईयर और एनुअली, क्लियर, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन एसआईआर। क्या है भाई, देखो जैसे आप जानते हो कि आप कई बार सोच रहे होंगे कि सर ने कभी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया। क्या नहीं पढ़ाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में क्यों सर ने एक बार भी नहीं पढ़ाया। और सर हमेशा क्लेम करते हैं कि मैं तो हमेशा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही कवर कराता हूं, और ये तो मतलब इंडिया की सबसे बिगेस्ट वीकेंड से बोल सकते हैं कि डिस्कशन पॉइंट बना हुआ था पूरे इंडिया में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जो कि बिहार में हुआ है। मैंने बच्चों इसलिए नहीं पढ़ाया, मेरे दोस्तों मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था ये, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि फाइनल डिसीजन आ जाए, क्योंकि मुझे पहले ही पता था ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जब भी कोई भी इशू लंबे समय तक खिंचता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको रिजॉल्व करता है। तो हमेशा ये सुप्रीम कोर्ट में जाना था, मुझे पता था, बट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले मैं पढ़ा के कोई मतलब नहीं है कि आपको समझा दूं। मैं फाइनल चीज पढ़ाता हूं, पर एक बार पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा आपको, क्लियर। देखते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसे कि बिहार में हुआ है। जैसे आप जानते हो कि बिहार में अभी लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने वाले हैं, और बिहार के अंदर रेवड़ी बंटना भी स्टार्ट हुई थी। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म भी हुआ, ये जरूरी है। क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है। जैसे आप जानते हो कि इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें कई सारे वोटर के नाम होते हैं, जो सारे वोटरों के नाम होते हैं जो जो वोट देगा। बट इसमें आपने देखा होगा कई बार इंडिया में कि कई लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेशन होते हैं नेम, वी कैन से कि वो कई बार तो डबल डबल वोट भी डाले जाते हैं। इवन जो सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, क्या सिल्वर नाइट्रेट जो यूज किया जाता है, जो आपकी उंगली पे लगाया जाता है, हाथ में लगाया जाता है वोट देने के बाद, ये क्या है कुछ समय तक आप रिमूव कर सकते हो, इमीडिएटली रिमूव कर सकते हो। अगर थोड़ी देर भी आप रुक गए तो आपको वो वीकेंड से रिमूव नहीं होगा, फिर 3-4 दिन तक आपके रहेगा कि आप वोट एलिजिबल हो, वोट दे के आए हो, क्लियर, आप रियल सिटीजन हो इंडिया के। तो यही देखते हुए क्या हुआ कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट फौरन लगाया, वो इमीडिएटली रिमूव कर देते थे। तो उससे क्या होता कि वो एलिजिबल हो गए दूसरा वोट देने के लिए भी, इवन उसी कंस्टिट्यूएंसी में, और जिस दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में उनका डबल नाम लिखा है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म कराने की जरूरत थी बिहार के अंदर। इवन कई सारे फेक वोटर डुप्लीकेशन हो रहा था बिहार में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं देखते हैं।
देखो सबसे पहले हुआ था 2003 में। क्या प्रीवियस कब हुआ था बिहार में इंटेंसिव रिवीजन? 2003 में। अभी 2003 के बाद हुआ है ये 2025 में। तो आप समझ रहे होंगे 2003 से 2025 तक कितना चेंजेस हो चुके हैं। क्लियर? तो फैक्टर क्या है? फैक्टर है सबसे बड़ा रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन। देखो जैसे आप जानते हो कि 2003 से देखा जाए और 2025 तक देखा जाए तो आप जानते हो कि कई सारा बदलाव हो चुके हैं। इवन सिटियां कई सारी बन गई हैं, इवन प्रोग्रेस कर लिया है। 2003 का अगर आप देखें सिटी का स्ट्रक्चर देखें तो आपको बिल्कुल चेंजेस दिखेगा। तो क्या है, कई सारे रूरल एरिया से आके अर्बन एरिया में भी सेटल हो गए, इवन उनका नाम ऐड हो गया है, इवन रिवीजन नहीं हो रहा है कि कई लोगों का। तो क्या रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, ये भी चीज देखी गई। दूसरी चीज देखी गई माइग्रेशन। क्या देखा गया? माइग्रेशन। जैसे आप जानते हो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कई सारे लोग आ रहे हैं, तो माइग्रेशन। इवन यंग पॉपुलेशन और यंग चिल्ड्रन टू बी एलिजिबल फॉर वोट, राइट टू वोट। क्या है? यंग चिल्ड्रन, कई सारे बच्चे 18 साल के हो चुके हैं, इवन वो एलिजिबल हो गए वोट देने के लिए, तो उनका भी नाम ऐड करना है, तो ये भी जरूरी है फैक्टर। नेक्स्ट है फॉरेनर माइग्रेट। क्लियर? जैसा आप जानते हो कई सारे फॉरेनर आके बिहार में सेटल हो गए, इवन इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया है, अब उनको भी वोटिंग राइट देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो ये कई सारे फैक्टर देखे गए 2003 के बाद। कई सारे वोटर ऐड हुए हैं, इवन उनको चेक करना कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म में इसको मेंशन करके आना है, और मुझे लगता है ये पूरे इंडिया में होना चाहिए, बिहार अकेले में नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जेक्शन क्या उठ रहा था? जो अपोजिशन पार्टी है उसका कहना था कि कई सारे वोटर डुप्लीकेट हैं, जो अननेसेसरी रिमूव कर दिया है, डुप्लीकेट नहीं भी है तो भी रिमूव कर दिए हैं, इवन कई सारों के नाम को रिमूव कर दिया। इवन इसका कई सारा ऑब्जेक्शन उठा पार्लियामेंट में, इवन इंडिया में बड़ा डिस्कशन हुआ। और इसी को देखते हुए हुआ कैसे? देखो एसआईआर का फंडा था, क्या था कि इसके लिए ब्लॉक इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किया गया। ब्लॉक इलेक्टोरल ऑफिसर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप डोर टू डोर जाओगे और वीकेंड से नाम लेके आओगे, इवन उनको इनुमरेशन फॉर्म दोगे। क्या दोगे? इनुमरेशन फॉर्म दोगे, और इस फॉर्म को भरा जाएगा, इसी बेसिस पर उनको इलेक्टोरल रोल में नाम दिया जाएगा। क्लियर? क्लियर? और प्रूफ के साथ देना पड़ेगा आपको। कई सारे लोगों पर तो आधार कार्ड, इवन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी फॉर नेमिंग इन द इलेक्टोरल रोल। क्लियर? तो क्या है, वो अलग कहानी है, मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। तो क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो 7.90 करोड़ वोटर थे। क्लियर? जिसमें से 7.40 करोड़ एलिजिबल हो गए हैं और 65 लाख को रिमूव कर दिया है फ्रॉम इलेक्टोरल रोल। क्यों? देखो जैसे आप जानते हो 2003 के बाद कई लोगों की डेथ भी हुई होगी बिहार के अंदर, इवन कई सारों का माइग्रेंट भी कर गए होंगे, कई सारे माइग्रेट कर गए होंगे, इवन कई सारे डेथ हो गई होगी। तो क्या है कि उनके नाम अभी भी थे, 2025 तक उनके नाम थे, और ये करना बहुत जरूरी था। क्लियर? तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, और जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने बोला कि 65 लाख जो वोटर रिमूव करे हैं, इसमें से कई लोगों के पास तो प्रूफ भी है, इवन कई सारे लोगों को बिना अननेसेसरी रिमूव कर दिया ऑन द रीजन ऑफ डुप्लीकेशन। उनका कोई डुप्लीकेशन नहीं है तो भी उनको रिमूव कर दिया कि तुम दो रखे हो इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तुम दो कार्ड है तुम्हारे पास, रिमूव कर दिया उनको। तो इस चीज़ का पार्लियामेंट में गया, और इवन ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में जाना था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट करी और थर्सडे को डिसीजन दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आपने जितने भी जो वोटर हैं रिमूव किए हैं, इन सभी की लिस्ट बनाओ और वेबसाइट पर डालो। कहाँ पर डालो? वेबसाइट पर डालो। और इवन दीज ऑल नेम आर सर्च बाई इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या है? जितने भी ये नेम है 65 लाख, ये सर्च होना चाहिए बाई इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्लियर? नंबर, इस नंबर से सर्च हो जाना चाहिए, इवन इसके अंदर रीजन भी होना चाहिए कि क्यों इसको रिमूव किया है।
क्या रीज़न है, डेथ हो गई है या फिर माइग्रेंट कर गया है, क्या रीज़न है, डुप्लीकेशन है, तो रीज़न भी आपको मेंशन करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि जितने भी वोटर नेम आपने ओमिट किए हैं, रिमूव किए हैं फ्रॉम इलेक्टोरल रोल, इन सभी की लिस्ट बनाओ, वेबसाइट पे अपलोड करो, इवन एट द लेवल ऑफ ब्लॉक इलेक्टोरल ऑफिसर, इवन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट स्टेट लेवल। इन सभी की वेबसाइट पर आप नेम वो करो, अपलोड करो, इवन उसके अंदर रीजन भी होना चाहिए, और एवरी सिंगल नेम विल बी सर्च बाय इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, और उसके अंदर रीजन भी क्यों इसको उठाया है। तो यही कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, चलते हैं। देखो मेरा पॉइंट रहता है कि मैं की पॉइंट बताता हूँ, बकवास आपको नहीं पढ़ाता। अब मैं आपको पार्लियामेंट की बात बताऊँ कि पार्लियामेंट में हुआ हो रहा है इस चक्कर में, तो मेरा नेचर नहीं है। क्लियर, चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग अपग्रेड इंडिया रेटिंग। देखो क्या है, S&P ने अभी इंडिया की जो रेटिंग है, आउटलुक रेटिंग है, उसको इंप्रूव कर दिया है। पहले थी BB माइनस, अब इसको कर दिया है BBB। अब बड़ी गुड न्यूज, क्लियर, BBB कर दिया है, अब BB कर दिया भाई। तो क्या हुआ इससे, ये होता क्या है सर, ये तो बताओ पहले। तो देखो क्या होता है कि किसी भी कंट्री की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी कैसे दिखती है, उसकी रेटिंग से दिखती है। अब क्रेडिबिलिटी से होता क्या है, देखो विश्वसनीय, आप क्रेडिबल पर्सन हो, अगर आप विश्वसनीय आदमी हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपको कोई भी पर्सन आप पर विश्वास कर सकता है। इवन आप अच्छे आदमी हो तो आप पर विश्वास कर लेगा। ऐसी कंट्रियों का होता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करी जाती है जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उसको लोन देता है या फॉरेन रिजर्व देगा, तो ये क्या है, पहले चेक करता है कि इस कंट्री क्रेडिबिलिटी क्या है, विश्वसनीय कंट्री है कि नहीं है। तो हमें बड़ा बेनिफिट होना है इसका, क्रेडिबिलिटी का बड़ा बेनिफिट होना है इसका। और इंडिया का एक और बात बोली कि हमारे इंडिया का बेनिफिट होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। इवन हमको जब हम डिप्लोरेबल कंडीशन में होगी हमारी इकोनॉमी, तो हमको लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है। क्लियर, कंट्री क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है, और ये 18 साल के बाद बढ़ी है। क्या S&P ने ये 18 साल के बाद इंडिया की रेटिंग बढ़ाई है, याद रखना। और एक और बात बोली, दैट इज गुड थिंग, दैट इंडिया इज वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या बोला इंडिया ने, इंडिया ने बोला कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, ये तक बोला इंडिया के लिए। तो गेट्स अ गुड थिंग। और एक और बात बोली इन्होंने जो कि आपको मतलब सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है। चलो, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो कि ट्रम्प है, इसने जो 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया है इंडिया पर, इसका क्या इफेक्ट होना है इंडिया पर। तो S&P ने बोला कि इसका ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना इंडिया पर। क्यों इफेक्ट नहीं होना भाई, रीजन तो बताओ, ऐसे कैसे बोल के चले जाओगे आप। तो इंडिया जब S&P से पूछा गया तो S&P ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी और दी 60% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। किस पर डिपेंड करती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड करती है, बट 60% डिपेंड करती है डोमेस्टिक कंजम्पशन पर। डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या है कि हमारे इंडिया के जो पब्लिक है ना, तभी तो बोलता हूं कि ये देश फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया नहीं है, इसके पीछे, इंडिया के पीछे रीजन है हमारे देशवासियों का, जिन्होंने हार्ड वर्क करके इस देश को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया। जो हमारे देश की अखंडता है कि हमारे देश की इतनी अच्छी पब्लिक है, हमारी इंटरनेशनली वैल्यू है, हर पर्सन की वैल्यू। अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन खड़ा कर दो और किसी भी फॉरेन का सिटीजन खड़ा कर दो, तो जो पब्लिक होगी वो इंडिया के सिटीजन को चूज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हार्ड वर्किंग है, ये मेहनती है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा अच्छा। क्लियर, और माइंडेड होते हैं इंडिया के लोग बाग। दैट्स वाई आप इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करो। देखो कितनी खुशी की बात है कि हमारी इंडिया 79 ईयर हुए हैं, और 79th इंडिपेंडेंस डे के दिन हम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
दैट्स अ गुड थिंग। क्लियर? तो क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारे इंडिया का अच्छा है, इवन हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है, इंटरनेशनल ट्रेड पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। और यही बात सुन के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम बड़ी खुश हो गई और 3 बातें बोल दी जो आपको भी जानना चाहिए। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम है निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने 3 बातें बोली जो सुन के बड़ा ही अच्छा लगा मुझे और ये भी खुश हो गई। इन्होंने 3 बातें बोली कि वी आर फोकसिंग on, we can say, fiscal consolidation, then after inclusive growth, क्या, inclusive growth और infrastructure ड्राइवन ग्रोथ, क्या बोला, फोकसिंग ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवन ग्रोथ। निर्मला सीतारमण बड़ी खुश हो गई और उन्होंने बोला कि हा एसएनपी ने तो हमारी इज्जत रख ली, इवन वर्ल्ड में इंटरनेशनली हमारी वैल्यू कम हो रही थी, एसएनपी ने हमारे शेयर को बचा लिया जो डूबते जा रहे थे। दैट्स अ गुड थिंग। चलते हैं सह्याद्री वेरी लार्ज गैस लैंड कैरियर। देखो सह्याद्री, अभी हमने साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया, सॉरी मैं सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया में कंफ्यूज हो जाता हूँ। साउथ कोरिया ने कुछ टाइम पहले इंडिया से एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें 2 वैसल देगी हमको जो कि गैस ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, गैस ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब इसमें से एक लार्ज वैसल, क्या लार्ज वैसल हमारे इंडिया में आ चुका है जिसकी अगर देखा जाए तो 235 मीटर लॉन्ग है, 235 मीटर लॉन्ग है एंड 39 मीटर वाइड है। क्लियर? 39 मीटर वाइड, इवन इट कैन कैरी 82,000 क्यूबिक मेट्रिक है, मीटर गैस। क्लियर? ये कैरी कर सकता है इन 1 टन। क्लियर? 82,000। अब इससे होगा क्या भाई, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम पार्शियन गल्फ क्या है, दैट इज अ मिडिल ईस्ट कंट्री, वो इजीली हम इंपोर्ट कर पाएंगे फ्रॉम पार्शियन गल्फ। समझे मेरी बात को? तो क्या है कि इंडिया का इंपोर्टिंग एनहांस होगी, एलपीजी इजीली आ पाएगा। इवन हमारी कंट्री में दूसरा वेसल भी आने वाला है एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर ऑफ 2025, दैट इज नेम ऑफ शिवालिक। क्लियर? एक तो आ चुका है सह्याद्री और शिवालिक भी आने वाला है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल रिफाइनरी स्टेटमेंट रशियन ऑयल इंपोर्ट। देखो जैसे आप जानते हो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी इंडिया को कुछ टाइम पहले कि तुम पर एडिशनल टैरिफ इंपोज किया जाएगा अगर तुम डिफेंस और ऑयल को इंपोर्ट करते हो फ्रॉम रशिया। और इसी के बाद टैरिफ भी इंपोज कर दिया एडिशनल 25% और इंडिया पर टैरिफ हो गया 50%। इसी के बाद एक स्टेटमेंट आया था जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी इंडिया की ऑयल रिफाइनरी, उन्होंने बोला था कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से पहले ही हमने ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया था रशिया से। क्यों कम कर दिया था? क्या उनसे पूछा गया ऑयल रिफाइनरी से, क्या तुम डर गए थे डोनाल्ड ट्रंप से? तो उन्होंने बोला हम डरे नहीं थे, हमारा डिस्काउंट नैरो हो गया था। क्या था कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट क्यों करती है इंडिया? रशिया से ऑयल इंपोर्ट इसलिए करती है, ड्यूरिंग रशिया एंड यूक्रेन वार रशिया ने इसका ऑयल बिकना बंद हो गया था, कम हो गया था, तो उसने क्या करा था, अपने ऑयल को बेचने के लिए डिस्काउंट रेट पर बेचने लगी कंट्रियों को। और हमें तो डेफिनेटली वी आर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिलेशन। हम तो जियोपॉलिटिकल रिलेशन और एनर्जी सिक्योरिटी को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि हमें जो सस्ता ऑयल देगा हम तो उससे लेंगे। तो हमने लिया, दबा के लिया। क्लियर? 44% हमारी जो डोमेस्टिक इंपोर्ट है, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो सिर्फ ओनली कहाँ से आ रहा था? रशिया से। और इसी देखो ये डोनाल्ड ट्रंप जल गया कि भाई हमारा क्यों नहीं ले रहे ये हमसे, तो इसी वजह से टैरिफ इंपोज कर दिया होगा। बट इनका भी एक और स्टैंड में आया, जितने भी हमारे इंडिया के ऑयल रिफाइनरी हैं, कि आप ये मत सोचो कि हम डर गए हैं, हम डरे नहीं हैं। अगर रशिया आज भी हमें डिस्काउंट दे दे तो आज भी हम इंपोर्ट ज़्यादातर उससे ही करेंगे। तो ये गलत फहमी में ना रहे। हाँ, हमारी इंडिया अभी गुड कंडीशन में है एंड जो 25% तुमने टैरिफ किया है विल नॉट मच इफेक्ट ऑन द इंडिया। ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना है इंडिया के ऊपर।
क्योंकि S&P ग्लोबल ने ऑलरेडी कह दिया कि 60% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप हमारी पब्लिक को तो मार नहीं दोगे कि यूएसए वाली मिलिट्री आके हमारी पब्लिक को मार देगी, इतने भी कमजोर हम है नहीं, क्लियर, बराबर टक्कर देंगे। चलते हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी नीडेड टू बी विकसित भारत। देखो अभी क्या है, नीति आयोग के सीईओ है, सीईओ BBR सुब्रमण्यम, क्लियर। इनसे पूछा गया कि सर आप ये बताइए क्या इंडिया विकसित भारत बन सकता है बाय 2047 तक, तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल बन सकता है, बट रिक्वायरमेंट है कि 8% जीडीपी एनुअली ग्रोथ चाहिए हमको। क्या चाहिए? 8% जीडीपी एनुअली ग्रोथ चाहिए, तो हमारी कंट्री 2047 तक विकसित भारत बन जाएगी, डेवलप कंट्री बन जाएगी। और अभी क्या कंडीशन है, जैसे आप जानते हो कि कई सारे जो 6.5, 6.6, 6.8 ऐसी परसेंटेज एस्टिमेशन लगा रहे हैं, और इससे कुछ नहीं होगा। नीति आयोग के सीईओ ने बोला कि इससे कुछ नहीं होना। अगर आपको विकसित भारत बनना है बाय 2047 तक, तो आपको 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए एनुअली, तभी आप विकसित भारत बन सकते हो, डेवलप कंट्री बन सकते हो। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। एंजॉय करो, लेक्चर आपने देख ही लिया, अब जाओ एंजॉय करके आओ, बिल्कुल मत पढ़ो। आज देश को स्वतंत्र हो गया और हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, आपके कारण ही आगे जा रहा है। क्लियर, मिलता हूं मैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।